गुड इवनिंग बच्चों। देखिए एक पार्ट 5 हम ओबीजी की क्लास फिर से लेके आ गए हैं। अभी 2-3 दिन तक हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा स्वास्थ्य का भी इशू था। चलिए फिर से हम पार्ट 5 आज ओबीजी की क्लास थ्योरी बेस्ड क्लास में हम रखे हैं। इसको समझने का कोशिश भी करिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस सेशन का क्वेश्चन है आपका डिफाइन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का हमने आपको इसके पहले फॉर्मूला तो बता दिया था, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता क्या है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है? डिफाइन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिफाइन द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज रेट पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि गिवन पर ईयर में लाइव बर्थ रजिस्टर्ड जो इन्फेंट्स होते हैं 1000 का जो लाइव बर्थ जो बच्चे का जन्म होता है 1000 रेशियो में क्या करते हैं पर ईयर इसका रेट निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कितना निकालते हैं 1000 लाइव बर्थ में, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। मतलब फर्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे? चिल्ड्रन जो लेस देन 1 साल का बच्चा जो कि 1 ईयर से क्या हो, कम हो, मिनिमम 1 ईयर के अंडर में ही बच्चे आए, और ईयर में 1 ईयर में, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, और कितने बच्चे लाइव हैं उसमें से। फर्स्ट तो डेथ वाले बच्चों का नंबर लिखना है, और नीचे जो लिखना है आपको वो लाइव बर्थ वाले बच्चों का मतलब नंबर लिखना है यहाँ पे, और इंटू 1000 इससे मल्टीप्लाई क्या करना है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को निकालना है। रीजन क्या क्या हो सकता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का? तो इसका रीजन हो सकता है, देखिए, डायरियल डिसीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि जो रीजन तैयार होता है, रीजन मतलब क्या बोल सकते हैं, या कॉजेज जिसको हम बोलते हैं, कारण जो बनता है, कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब क्या कारण बनता है। और मोर्टालिटी मतलब सभी को मालूम है कि मृत्यु दर होता है। वहीं पे हम बात करें मोर्बिडिटी रेट, तो सिक रेट होता है आपका, मतलब बीमार की अवस्था मोर्बिडिटी कहलाती है, और मोर्टालिटी क्या होती है आपकी, डेथ रेट कंडीशन होती है, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का क्या रीजन होता है, मतलब बच्चे की जो डेथ होती है, मृत्यु दर जो होती है, वो किसका क्या क्या रीजन बनते हैं। तो एक तो डायरिया होता है, दस्त अगर बच्चे को बहुत ज्यादा जा रहा है तो ये भी प्रॉब्लम होती है। एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, कोई रिस्पायरेटरी से डिजीज से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन अगर बच्चे को है, निमोनिया हो गया, ऐसे अगर इन्फेक्शन या ऐसे डिसीज अगर बच्चा सफ़र कर रहा है तो भी इससे क्या हो सकता है, मोर्टालिटी रेट हो सकता है। और माल न्यूट्रिशन, अगर बच्चे का वेट अगर मान लीजिए कि एट बर्थ ही वो वीक है बच्चा, और उसके बाद भी उसके वेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो भी क्या होता है, मान लीजिए बच्चा मतलब प्रॉपर तरीके से उसको न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें भी क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये तो रीज़न हो गए। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें प्रिवेंशन, तो रीजन के साथ साथ में क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे हम। प्रिवेंशन क्या क्या है इसमें से, तो ट्रेनिंग ऑफ ब्रथ अटेंडेंट, ठीक है। प्रिवेंशन करने का मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम कैसे किया जा सकता है, तो क्या क्या हम रोकथाम करेंगे। तो रेगुलर एंटीनेटल केयर, मतलब रेगुलर एंटीनेटल मदर्स का केयर करना है हमको। जिस टाइम पे मदर प्रेग्नेंट हो उस समय पर रेगुलर उसका चेकअप करना है। स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क केस, अगर जिसके भी हाई रिस्क अगर केस आ रहे हैं उनको उसको आप स्क्रीनिंग करना है आपको। काउंसलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी स्टेज, आपको मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे काउंसलिंग करना है। करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, अगर किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है तो उसमें आपको करेक्शन करना है। इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी को इम्यूनाइज करना है। केयरफुली डिलीवरीज बाई अवॉइडिंग ट्रोमा, केयरफुली क्या करना है, जो भी अगर कोई ट्रोमा अगर है, कोई अगर मान लीजिए एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो उससे क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। और ट्रेनिंग बर्थ अटेंडेंट, ट्रेनिंग देना है, ठीक है, बच्चे को। ट्रेनिंग बर्थ अटेंडेंट मतलब जो टीबीए वहाँ पे होती है, लोकल दाइज वगैरह होती है विलेज में, वो ट्रेंड होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन अगर ट्रेंड नहीं होगा वो बच्चे की अगर केयर करेगा तो इससे क्या हो सकता है, बच्चे को हार्मफुल भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड पर्सन क्या करना चाहिए, केयर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। वेल एक्यूपाइड हॉस्पिटल टू केयर प्री मैच्योर बेबीज, हॉस्पिटल में सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जो अगर बेबी प्री मैच्योर हुआ है तो वहाँ पे मान लीजिए कि बच्चे के लिए सारी सुविधाएं होना चाहिए, जैसे कि हाइपोथर्मिया हो गया, बच्चे को सबसे पहले तो वहाँ पे वार्मर मशीन होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सारी सुविधाएं वहाँ पे, अगर बच्चा प्री मैच्योर अगर होता है तो उस समय हॉस्पिटल में सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, वेल एक्यूपाइड, मतलब सारे जो भी अगर बच्चे के लिए नीडफुल जो आपके सब्सटेंस होते हैं, मतलब बोलना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल
होना चाहिए कि बच्चे को मान लीजिए अगर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाता है, तो सारे वहाँ पे अवेलेबल इक्विपमेंट होना चाहिए। समझ में आया? तो इससे क्या हो सकता है कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। समझ में आ गया होगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मृत्यु दर ही क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। और इन्फेंट किसको बोलते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो 1 ईयर तक का बच्चा 28 दिन से लेकर 28, इन्फेंट आप किसको बोलोगे, जो बच्चा 28 डेज से लेकर आपका 1 ईयर का जो बच्चा होता है, 1 ईयर का जो बेबी होगा वो क्या होता है, आपका इन्फेंट कहलाता है। और 28 तक का जो बच्चा होगा बर्थ के बाद वो नियोनेट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों एज ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स। एक्सप्लेन करना है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अगर मदर और बच्चे के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें से प्रोग्राम लिस्ट में दिए गए हैं मैटरनल MCS प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, CSSM प्रोग्राम और RCS प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम मैटरनल हेल्थ और बच्चे के लिए क्या करने के लिए किया गया है, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए ये सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्रोग्राम का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंसर में क्या दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद स्टेट हैज डेवलप्ड ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूजफुल पॉलिसी phenomenon growth in the sector. India following the demographic transitional MCS maternal and child health services is communities areas, sub center, primary health center, community health center, district hospital, state medical college hospital and other hospital, public private sector, इन सारे एरियाज में क्या चलाया गया है आपका प्रोग्राम, जो आपका MCS प्रोग्राम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम रखा गया है। तो इन सभी जगह में क्या की जा रही है, ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सर्विसेज कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह ये सर्विसेज। जैसे कि आप देखते हो कि बच्चे के लिए सबसे पहले इम्यूनाइज करना, ठीक है, मैटरनल को TT का वैक्सीन लगाना, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे PPS से प्रिवेंट करना उनको, और APS से एंटीपार्टम हेमोरेज से प्रिवेंट करना। तो ये सारी सुविधाएं आपको कहाँ मिलती है, सब सेंटर या हॉस्पिटल वाले एरियाज में आपको ये सारी सुविधाएं, ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों क्या हो सके, स्वस्थ हो सके। यहाँ पे बोला गया है आपका रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब हॉनरबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया उन्होंने, क्या लॉन्च किया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में 12 मई, यहाँ पे देखिए ये इसका जो 12 जुलाई जो दिया है वो गलत आंसर दिया है। 12 आपका क्या होना चाहिए, 12 अप्रैल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12 अप्रैल। तो आपका 12 अप्रैल 2005 में, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 में प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन कंट्री, स्पेशल फोकस 18 स्टेट पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर। मतलब 12 अप्रैल 2005 में क्या किया गया था, इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया रूरल पॉपुलेशन को, जिसमें से फोकस किया गया 18 स्टेट विथ पीक पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, समझ में आया। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया, 12 अप्रैल 2005 में। इसमें क्या क्या चीज़ें देखिए, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो प्रोग्राम चलाए गए मदर और बच्चे के लिए, तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ICDS प्रोग्राम, CSSM प्रोग्राम और RCS प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमको देखना है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंडर में क्या क्या चीज़ें हुई, ध्यान रखिएगा। तो दिस प्रोग्राम प्रोवाइड इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर कन्वर्जिंग ऑल द बेसिक सर्विसेज इम्प्रूव चाइल्ड केयर। मतलब स्पेसिफिक आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैटरनल दिया है मतलब मदर्स के लिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए ये प्रोग्राम स्पेसिफिक रूप से चलाया गया है। इसमें बोला गया है कि एक्सपेक्टेड लैक्टेटिंग वुमेन, अदर वुमेन एंड एडोल्सेंट गर्ल इन द कम्युनिटी, स्पेसिफिक रूप से जो एडोल्सेंट एज की जो गर्ल्स होती हैं अगर कम्युनिटीज एरिया में, उनको अगर गाइड किया जाए तो, क्योंकि देखिए जैसे ही आपका मिनार्की स्टार्ट हो जाता है या जब जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती है, एडोलसेंस गर्ल्स क्या होती हैं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या होता है, उस समय का कंडीशन होता है। अब बॉडी में काफ़ी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिससे उनको बताना होगा, गाइड करना होगा कि अगर आप अपने हेल्थ को अभी से अगर मतलब बोलना चाहिए कि अगर आपका हेल्थ प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर मिल रहा है, क्योंकि उस समय पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की कंडीशन होती है एडोलसेंस एज में, क्योंकि 18 एज जो होती है, 18 ईयर जो होती है, सॉरी 16 to 18 ईयर की जो एज होती है गर्ल्स की, उसी टाइम पे मिनार्की भी स्टार्ट होता है आपका। मानना चाहिए कि 13 to 16 ये एज ग्रुप आप लेके चलिए, ठीक है। तो इस एज ग्रुप को भी क्या करना है, हमको गाइड करना है। तो इस प्रोग्राम के अंडर में बोला गया है कि यंग चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, या तो जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं या एडोल्सेंट गर्ल होती है, कम्युनिटीज एरिया में सबसे पहले उनको क्या करना है, हमको फोकस करना है इस प्रोग्राम के अंडर में। तो MCS प्रोग्राम चलाने का यही ऑब्जेक्टिव है, तो है कि क्योंकि अगर इनको गाइड किया जाएगा तभी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को।
देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव का पॉइंट देखिए इसमें दिया हुआ है आपका, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। एमसीएच प्रोग्राम रिड्यूस मैटरनल इन्फेंट चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट, ठीक है। ये क्या करती है, रिड्यूस करती है। अगर एमसीएच प्रोग्राम को जो चलाने का जो उद्देश्य होता है, सबसे पहले तो मैटरनल और इन्फेंट चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट को क्या करता है, कम करता है। और टू प्रमोट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली मदर्स होती है उनके हेल्थ को क्या करता है, प्रमोट करता है। टू प्रमोट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट का मतलब प्रमोट करता है फिजिकली और साइकोलॉजिकली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, चिल्ड्रंस की, एडोलसेंट्स एज के ग्रुप के बच्चे जो होते हैं उनको स्पेसिफिक रूप से क्या करता है, प्रमोट करता है। ये स्पेसिफिक एमसीएच प्रोग्राम चलाने का ऑब्जेक्टिव होता है। वहीं पे हम बात करें आईसीडीएस प्रोग्राम, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा आईसीडीएस प्रोग्राम चलाया कब गया था, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये प्रोग्राम 1975 में चलाया गया है। यहाँ पे जो दिया हुआ है डेट आपका 1975 में क्या किया गया, ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसके अंडर में क्या क्या चीजें देखी गई, आईसीडीएस मल्टी सेक्टोरियल प्रोग्राम होता है, इन्वॉल्व सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट द विलेज ब्लॉक लेवल, किसको किसको कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को रखा गया था, विलेज लेवल को, ब्लॉक लेवल को, डिस्ट्रिक्ट लेवल को, स्टेट सेंट्रल लेवल सभी को कोऑर्डिनेट करके ये प्रोग्राम चलाया गया था। जिसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इसका, कि डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंट्रल एंड नोडल डिपार्टमेंट एट द स्टेट विच द वेलफेयर फॉर द रूरल डेवलपमेंट ट्राइबल एरियाज ऑफ द वेलफेयर हेल्थ डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। समझ में आया, मतलब इसमें स्पेसिफिक रूप से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में इसको रखा गया, और रूरल एरियाज या ट्राइबल एरियाज में रहने वाले जो वुमेन्स होती हैं या बच्चे होते हैं उनको स्पेसिफिक रूप से वेलफेयर किया गया, जागरूक किया गया किस प्रकार से आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है। तो क्या क्या इस प्रोग्राम को चलाने का बेनिफिट था, देखिए इसका जो बेनिफिट था इसमें लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि जो बच्चे बिलो 6 ईयर के, जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनके लिए स्पेसिफिक रूप से ये प्रोग्राम चलाया गया था। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स को के लिए बेनिफिट हो सके इसलिए प्रोग्राम चलाया गया। वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ द 15 to 45, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वुमेन्स की बेस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होती है वो कितना होती है, यहाँ पे 44 नहीं 49 होना चाहिए, ठीक है। 55 से लेकर वुमेन का जो वुमेन्स 15 से लेकर 49 एज ग्रुप की होती है वो क्या करती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है उसकी, और इस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव करने की उसकी एज ग्रुप होती है। तो ये क्या होती है आपका, स्पेसिफिक रूप से इस एज ग्रुप के वुमेन्स को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, इस प्रोग्राम को चलाने का मेन ऑब्जेक्टिव था। ये समझ में आ गया होगा। आईसीडीएस स्कीम इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफिकेसी, मतलब इम्प्रूवमेंट हो सके हेल्थ में, मदर्स और बच्चे के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सके, इस प्रोग्राम का स्पेसिफिक रूप चलाने का ये ऑब्जेक्टिव था इसका। देन हमारा थर्ड प्रोग्राम क्या है, सीएसएसएम प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा। चाइल्ड, इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड सर्वाइव सेफ मदरहुड प्रोग्राम। चाइल्ड सर्वाइव सेफ मदरहुड प्रोग्राम WHO के अकॉर्डिंग 1989 ग्रेव कॉल फॉर द दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को कब इनिशिएट किया गया, इसको लॉन्च कब किया गया, तो 1992 में किया गया, ध्यान रखिएगा ये लिखा है 1992 में चाइल्ड सर्वाइव सेफ मदरहुड लॉन्च किया गया। और स्पेसिफिक रूप से इस प्रोग्राम को चलाने का जो इसका कॉम्पोनेंट था, क्या क्या था, न्यूबॉर्न केयर को इम्यूनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को मैनेज करना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया एंड इन्फेक्शन, प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करना, प्रमोट करना, ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूसिव वीनिंग फीडिंग और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब होता है सिर्फ ओनली वन क्या करना है, मदर्स के ही मिल्क को बच्चे को प्रोवाइड करना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उसको बताना है, क्योंकि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं मदर के मिल्क से। तो देखिए बच्चे का इम्यूनिटी पावर भी क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है, बच्चे को किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। अगर माँ का अगर बच्चा मिल्क ले रहा है तो बच्चे को बहुत सारी डिसीज से क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और ऑप्टिमम लेवल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे का क्या होता है, प्रॉपर तरीके से होता है। तो हमको प्रमोट करना है, ईबीएफ हम बोल सकते हैं इसको, प्रमोट करना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है, प्रमोट करना है उसको। तो ये स्पेसिफिक इस प्रोग्राम को चलाने का मेन उद्देश्य था कि ये सारी चीजें उसके अंडर में रखी गई थी। रेफरल ऑफ सिक न्यूबॉर्न, सिक अगर कोई बच्चा है तो वहाँ पे क्या करना है, हमको तुरंत उसको रेफर कर देना है, वहाँ पे हमको उसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाना है। स्पेसिफिक चाइल्ड सर्वाइव सेफ मदरहुड चलाने का प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि इसका नाम ही पता है चाइल्ड सर्वाइव सेफ मदरहुड, मतलब जिसमें बच्चा भी अच्छे से सर्वाइव कर सके और मदर भी क्या हो सके, सेफ हो सके। समझ में आया इस प्रोग्राम को चलाने का
मेन उद्देश्य था। देखिए सारे प्रोग्राम को चलाने का यही उद्देश्य है कि बच्चे को और मदर के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जा सके, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तो सारे प्रोग्राम चलाने का यही मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हमारा आरसीएस प्रोग्राम आता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म होता है आरसीएस प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरसीएस प्रोग्राम कब लॉन्च की गई थी, तो अक्टूबर 1997 में क्या किया गया था, ये लॉन्च किया गया था। द इंटीग्रेटेड पैकेज सर्विसेज, इस प्रोग्राम के अंडर में क्या-क्या चीज़ें रखी गई थी, तो सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइड फॉर द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्ट नेटल पीरियड इंक्लूडिंग सेफ अबॉर्शन, ये सारी चीज़ें। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसका नाम ही पता है आपको, रिप्रोडक्टिव मतलब रिलेटेड टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती थी या बच्चे को जन्म देती थी या पोस्ट नेटल पीरियड में, तो उस समय पे कोई भी कंडीशन अगर क्रिएट हो तो ताकि वो प्रॉपर तरीके से या सेफ तरीके से हो सके, ताकि मदर्स को किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट ना हो। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा हो या सेफ अबॉर्ट करवाना चाहती है, अगर 2 बेबीज़ से ज़्यादा अगर बच्चे हो रहा है उसको, या तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है मदर बच्चे में, तो वो अगर अबॉर्ट करवाने की कंडीशन में, तो भी वो सर्विसेज़ उसको प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो ये आरसीएस प्रोग्राम चलाने का मेन उद्देश्य था। सर्विसेज़ फॉर द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न केयर, इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, डायरिया मैनेजमेंट, एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन मैनेजमेंट, एनीमिया को कंट्रोल करना, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था आपका आरसीएस प्रोग्राम का चलाने का। देखिए सबका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव था वो सभी का मिलता-जुलता है, लेकिन इनकी जो लॉन्चेस डेट है वो याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? देन इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक रूप से जो आरसीएस प्रोग्राम चलाने का ऑब्जेक्टिव था, रिडक्शन इन द एमएमआर एंड आईएमआर, तो रिडक्शन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या करना, रिड्यूस करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था किसका, आपका आरसीएस प्रोग्राम का। और फोकस ऑन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको डिलीवरी कराने के लिए फोकस करना है, ताकि मदर्स के मोर्टेलिटी रेट को कम, घर में डिलीवरी करने के लिए उसको नहीं बोलना है, उसको बोलना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर डिलीवरी करवाए, या किसी मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, या तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ऐसी संस्था में जाके किसी इंस्टीट्यूशन में जाके आपको डिलीवरी करवाना होगा, ठीक है? तो ये स्पेशली रूप से इसको फोकस करना है, ताकि उसकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर सकें। ये प्रोग्राम चलाने का मेन ऑब्जेक्टिव था। समझ में आया? अब ये फीचर्स कहाँ-कहाँ पे, आरसीएस प्रोग्राम का जो फीचर्स है कहाँ-कहाँ पे रखा गया था, तो देखा, इंकरेज स्मॉल फैमिली नॉर्म को, जो स्मॉल फैमिली थे नॉर्म से उनको इंक्रीज करना है हमको, मतलब बताना है कि 2 बच्चे अगर होंगे तो क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है। प्रोविजन ऑफ द सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन में क्या-क्या प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है? इनकरेज द प्रेग्नेंट मूवमेंट, ट्यूबेक्टोमी और लैप्रोस्कोपी के लिए उसको इंक्रीज करना है। तो ये फीचर्स आपके, ये फीचर्स मतलब बेनिफिट, मतलब क्या बेनिफिट हो सकता है मदर्स के लिए। ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, इफेक्टिव लिंक बिटवीन द फील्ड हेल्थ, बिलो पॉवर्टी, जो बीपीएल वुमेन होती हैं उनका क्या होना चाहिए, इफेक्टिव लिंक होना चाहिए मदर्स के साथ में। समझ में आया? तो पेमेंट ऑफ इंसिनेटिव दाई है आशा, और फंड टू रिलीज द डिपार्टमेंट फैमिली वेलफेयर, बेनिफिट दैट डिस्ब्यूस्ड ऑफ द इन बाई एनम। समझ में आया? तो अब मेजर इंटरवेंशन आर द आरसीएस प्रोग्राम, क्या क्या इंटरवेंशन आरसीएस प्रोग्राम के अंडर में रखे गए थे, तो इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक रूप से 3 एंटीनेटल जो विजिट होते थे, जैसे एंटीनेटल 3 एंटीनेटल चेकअप आपको मालूम है, ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप हमको करवाना है, ड्यूरिंग वेट ब्लड प्रेशर चेकअप, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जो आप 3 एंटीनेटल चेकअप कराते हो उसमें से आपको क्या क्या कराना है, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इम्यूनाइजेशन करवाना है अगेंस्ट टिटनेस के लिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, एनीमिया मैनेजमेंट करना है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ये होता है आपका इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। तो मेजर इंटरवेंशन आपको स्पेसिफिक रूप से जो इंटरवेंशन देना है, तो ऑब्स्टेट्रिकल केयर क्या होता है, मतलब एक ट्रेंड जो वहाँ पे स्टाफ होंगे उनका वर्क क्या क्या होता है, तो ये बताया गया है आरसीएस प्रोग्राम के अंडर में। उसके बाद रेफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पे, 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज होनी चाहिए पीएससी और सीएससी में। पीएससी सभी को मालूम है, ये विलेज में बनाई जाती है। कितनी पॉपुलेशन के बीच में पीएससी बनती है, तो 30,000 पॉपुलेशन में बनती है। ध्यान है, 20 से 30,000 पॉपुलेशन में क्या बनती है, आपकी पीएससी बनती है। पीएससी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और सीएससी कितनी पॉपुलेशन के बीच में बनती है, तो सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जो कि 80,000 80,000 से लेके 1,20,000 के पॉपुलेशन में बनता है। तो 24 मतलब 24 घंटे ये बोला जा रहा है कि डिलीवरी सर्विसेज वहाँ पे पीएससी और सीएससी में होना चाहिए। ठीक है, ये तो आरसीएस प्रोग्राम का चलाने का क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। फिर इसके बाद सेफ अबॉर्शन सर्विसेज वहाँ पे होनी चाहिए। ये है आरसीएस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जो आपका दिया गया। क्या था इसका पॉइंट, क्या था देख लीजिएगा। मेजर इंटरवेंशन मतलब ये सारी सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो सेफ अबॉर्शन सर्विसेज वहाँ पे होनी चाहिए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और इसी के अंडर में बताया गया है कि जो 5th आपका प्रोग्राम था इसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का चलाने का, तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो 1 जून 2011
2011 में क्या किया गया था, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के अंडर में क्या क्या चीज़ें रखी गई थी, तो फ्री ड्रग एंड कंजम्बल्स, फ्री डाइट, फ्री डायग्नोसिस, फ्री ब्लड एंड फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री केयर ऑफ सिक न्यूबॉर्न। मतलब इस कार्यक्रम के अंडर में जो ऑब्जेक्टिव था, इसका चलाने का मेन उद्देश्य था, तो सारी चीज़ें क्या मिलती थी, मुफ्त में मिलती थी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का भी मुफ्त होता था, ब्लड का भी मुफ्त होता था, वहाँ पे डाइट भी जो मिलती थी वो भी मुफ्त होती थी। तो ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाने का मेन उद्देश्य है। समझ में आया। देन इसके बाद हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट, रिहैबिलिटेशन। अब इसके अंदर में देखिए चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट क्या क्या था, तो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, 24 केयर मॉनिटरिंग होना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन और काउंसलिंग देना है मदर्स को। तो ये स्पेशली रूप से हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका कौन सा कार्यक्रम था, नवलत शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नवलत शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या होता है, इसका स्पेसिफिक जो एम था, शिशु मतलब ध्यान रखिएगा न्यू बॉर्न केयर करना। शिशु नाम से आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी जो प्रोग्राम चलाए गए थे वो न्यू बॉर्न को केयर करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए थे। तो इसका एम क्या था, ट्रेंड हेल्थ पर्सनल बेसिक न्यू बॉर्न केयर करना। मतलब एक ट्रेन पर्सन क्या करेगा, बेसिक रूप से न्यू बॉर्न की केयर वहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके बाद क्या कौन सा प्रोग्राम चला गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये लॉन्च किया गया था फरवरी 2013 में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फरवरी 2013। अर्ली डिटेक्शन मैनेजमेंट 4DS प्रिविलेंस इन द चिल्ड्रेन। 4D मतलब ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 4D राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जो कार्यक्रम था इस 2013 में चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, तो इसमें 4D क्यों बोला गया, सबसे पहले तो डिफेक्ट ऑफ बर्थ, डिफिशियंसी, मतलब किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, बर्थ में कोई डिफेक्ट तो नहीं हुआ है, बच्चा जब जन्म लिया तो किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब अम्लाइकल कॉर्ड वगैरह तो उसके गले में तो नहीं फंसी थी, या किसी प्रकार का डिफेक्ट, या इंस्ट्रूमेंटल अगर मान लीजिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो नहीं लग गया उसके सिर वगैरह में डिलीवरी के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें देखना है। फिर डिसीज इन चिल्ड्रेन, फिर डेवलपमेंट डिले एंड डिसेबिलिटी, तो बच्चे को कोई डिसीज़ तो नहीं है, और डेवलपमेंट डिले एंड डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, बच्चा डिसेबल तो नहीं है। तो इस तरह से आप में 4DS कंडीशन क्या होती है, स्पेसिफिक रूप से इस प्रोग्राम को जो चलाया गया है ये चीज़ें वहाँ पे देखना है, उसको प्रिवेंट करना है। क्या क्या होता है आपका, डिफेक्ट बर्थ, डिफिशियंसी, डिसेबिलिटी एंड आपका होता है डेवलपमेंट डिसीज इन द चिल्ड्रेन, डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी, डिसीज इन द चिल्ड्रेन एंड डिसेबिलिटी, या तो डेवलपमेंटल डिलेज। तो ये 4DS आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 4DS प्रेवलेंट इन द चिल्ड्रन। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे स्कीम ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। इसके बाद कौन सा प्रोग्राम है, स्कीम ऑफ एडोलसेंट गर्ल। एडोलसेंट एज ग्रुप का आपको मालूम होना चाहिए कि 11 to 18 ईयर्स। एडोलसेंट गर्ल का जो एज ग्रुप होता है वो होता है 11 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स की बात की गई है, तो 11 से 18 ईयर ओल्ड के लिए स्पेसिफिक रूप से न्यूट्रिशन के लिए और सेल्फ डेवलपमेंट या वोकेशनल सारी स्किल्स को क्या करना है, हमको ध्यान रखना है। और इस प्रोग्राम के अंडर में क्या क्या चीज़ें देखी गई थी, तो राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल, सबला टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, मातृत्व सहयोग योजना, कंडीशनल रूप से कैश ट्रांसफर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ये इस प्रोग्राम के अंडर में एडोलसेंट गर्ल के लिए ये स्कीम चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट इसके अंडर में, इसका जो ऑब्जेक्टिव था चलाने का, ये स्पेसिफिक रूप से इसके अंडर में रखा गया था। समझ में आया। तो देखिए ये सारे प्रोग्राम जो चलाने का जो इसका मेन एम था आपका, जैसे कि नवला शिशु कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया, या स्कीम ऑफ एडोलसेंट गर्ल हो गया, या तो फिर आपका RCS प्रोग्राम हो गया, CCS ICDS प्रोग्राम हो गया। सारे प्रोग्राम चलाने का स्पेसिफिक एम था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, मतलब जो आपका मदर्स और बच्चे के लिए, मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ के लिए किस प्रकार से हम उसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो पॉलिसीज चलाई गई थी, या ये सारे प्रोग्राम जो चलाए गए थे स्पेसिफिक रूप से किसके लिए था, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही है, हमारा पार्ट 5 है। इसके बाद हम पार्ट 6 में लेकर फिर से आएंगे। यूनिट फर्स्ट का ही अभी चल रहा है आपका OBG। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये थ्योरेटिकल बेस रखे गए हैं, और जिन बच्चों को गायनिक में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा इसको डीप में देखने की कोशिश करिएगा और पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे कल फिर से एक नया सेशन।